नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतदान कल, तैयारियां पूरी। चुनाव प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघन की वजह से तमिलनाडु की अरावकुरुचि सीट पर मतदान टला। 23 मई को होगा मतदान। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता और डीएमके प्रमुख करुणानिधि को चुनाव आयोग का नोटिस। घोषणा पत्र में दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप। एसबीआई के थे तमिलनाडु में पकड़े गए 570 करोड़ रुपए। जीएसटी पर कांग्रेस से सहयोग नहीं मिला तो मॉनसून सत्र में कराया जाएगा मत विभाजन। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। साथ लाने के लिए बातचीत की कोशिश जारी। और सूखे से निपटने को लेकर केंद्र ने राजस्थान के लिए 1345 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को दी मंजूरी। महाराष्ट्र ने मांगे अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड को सूखा पीड़ित राज्य घोषित करने की मांग। और घरेलू काले धन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा 1 जून से शुरू। 45% कर और जुर्माना देकर बचने का मौका। आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत नहीं होगी ऐसी घोषणाओं की जांच। खबरों की शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से करते हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघन की वजह से तमिलनाडु की अरावकुरुचि सीट पर मतदान टाल दिया गया है। अब यहां 23 मई को मतदान होगा और 25 मई को मतगणना होगी। इससे पहले कई हफ्तों से चल रहा प्रचार अभियान कल शाम थम गया। 16 मई का दिन तमिलनाडु की नई विधानसभा का स्वरूप तय करेगा। राज्य की 234 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा और मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। राज्य में कुल 5,82,59,801 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनमें से 2,88,63,013 पुरुष और 2,93,33,554 महिला मतदाता हैं। इस दौर में 58,114 सर्विस मतदाता और 4,720 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 3,776 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 320 महिला उम्मीदवार हैं। इस तरह पार्टियों की सीटों पर दावेदारी देखी जाए तो एआईएडीएमके 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो डीएमके ने गठबंधन के तहत 180 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस को 41 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में कुल 66,007 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता वोट डालेंगे, जिन पर चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। Hypersensitive booths will have CPF deployment. Even for sensitive booths, we'll have Central Parliamentary Forces deployment. Then we are going to do webcasting. In certain hypersensitive, we are going to use micro observers as well. And apart from that, we'll be doing videographing and other security arrangements for those booths. समंदर के किनारे बसे खूबसूरत पुदुचेरी में भी 16 मई के मतदान के लिए प्रचार थम गया है। राज्य की 30 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने काफी इंतजाम किए हैं। राज्य में कुल 9,41,935 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनमें से 4,47,081 पुरुष और 4,94,238 महिला मतदाता हैं। इस दौर में 537 सर्विस मतदाता और 79 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 344 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 21 महिला और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी है। पार्टियों की सीटों पर दावेदारी के लिहाज से देखें तो एनआर कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। डीएमके को गठबंधन के तहत 9 सीटें मिली हैं। एआईएडीएमके सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ने भी सभी 30 सीटों पर दावेदारी पेश की है। सीपीएम और सीपीआई कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 930 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता वोट डालेंगे। 16 मई के मतदान के बाद
19 मई को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और मतदान के ठीक पहले चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके प्रमुख और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा कि दोनों पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करते। आयोग ने उन्हें आज शाम 5 बजे तक जवाब देने का समय दिया है, जिसमें उन्हें आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करना है। साथ ही इन दलों को घोषणा पत्र में किए गए वादों का औचित्य बताना है। कारण बताओ नोटिस चुनावी घोषणा पत्र को लेकर लोगों की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। और इस बीच तमिलनाडु में निर्वाचन आयोग के उड़नदस्ते ने तिरुपुर के निकट कल 570 करोड़ रुपए ले जाते हुए 3 ट्रकों को पकड़ा। पूछताछ के लिए इन्हें जिला अधिकारी के कार्यालय ले जाया गया है। अब भारतीय स्टेट बैंक ने यह कहा है कि ये बैंक की वैध नकदी है। भारतीय स्टेट बैंक ने कल शाम एक बयान में कहा कि आंध्र प्रदेश में नकदी की अस्थायी कमी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने कोयम्बटूर स्थित हमारी तिजोरी से 570 करोड़ रुपए हमारे विशाखापत्तनम स्थित विशेष नोट प्रशासन शाखा में ले जाने की मंजूरी दी थी। और अब बात केरल की। प्रदेश की सभी 140 सीट पर कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने यहां भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 19 तारीख को बाकी 4 राज्यों के साथ केरल के भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। केरल में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। सोमवार को राज्य की सभी 140 सीटों पर मतदान है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। केरल में इस बार 1,25,10,589 पुरुष, 1,35,08,693 महिलाओं समेत कुल 2,61,06,422 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस दौर में 1,203 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 109 महिला उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा अर्धसैनिक बलों को प्रदेश में तैनात किया है। पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 98 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। कांग्रेस 87, सीपीएम 85, बीएसपी 74, सीपीआई 25, मुस्लिम लीग 23, केसीएम 15 सीटों पर मैदान में है। जबकि 782 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस बार मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। कुल मिलाकर केरल में 1,203 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरल चुनाव में 21,646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 25,808 ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। 1,760 मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी की सुविधा भी दी गई है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और वहीं दिल्ली के 13 नगर निगम वार्डों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें दक्षिण एमसीडी के 7, उत्तर में 4 और पूर्वी एमसीडी के 2 वार्ड शामिल हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत कुल 94 प्रत्याशी इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। इन उपचुनाव में 6,68,870 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। नतीजे मंगलवार 17 मई को घोषित किए जाएंगे। 2012 में दिल्ली नगर निगम के सभी 272 वार्डों पर चुनाव हुआ था, जिसके बाद 2013 से लेकर 2015 तक पार्षदों के विधायक बन जाने के कारण ये वार्ड खाली होते रहे। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। और इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का विरोध जारी रखती है तो संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इस पर राज्यसभा में मत विभाजन कराया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आकाशवाणी को बताया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को साथ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वो साथ नहीं देते तो फिर मत विभाजन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। जीएसटी से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है, जबकि राज्यसभा में ये लंबे समय से अटका हुआ है। और घरेलू काले धन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा अवधि 1 जून से शुरू होगी और इसके तहत 45% कर और जुर्माने का भुगतान कर पाक साफ होने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी।
सरकार की इस योजना के तहत 1 जून से 30 सितंबर तक लोग अपने काले धन का खुलासा कर सकेंगे। इसके तहत करों, अधिभार और जुर्माने का भुगतान 30 नवंबर तक करना होगा। इसमें कहा गया है कि इस तरह की घोषणाओं के संबंध में कोई पड़ताल या जांच आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत नहीं की जाएगी। और उधर गुजरात के सूरत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के चचेरे भाई भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना सूरत के वराचा इलाके की है। यहां हमलावरों ने भरत तोगड़िया और 2 और लोगों को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से वराछा थाना इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूरत पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा है। हालांकि अभी इस केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। शाम को 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान कोई आदमी आके उसको पूछा और मैटर कंप्लीट करना है कि नहीं, तो बोला कि कल आना। तो बाकी बाहर खड़े हुए 3 आदमी ने उसको आके मारना स्टार्ट किया। तो हत्या का कारण अभी उसका लेन देन का या उनका कोई फाइनेंशियल मैटर का कोई इश्यू है। और आंध्र प्रदेश के एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से नीचे दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। घटना गुंटूर के लक्ष्मीपुरम इलाके की है। यहां पर शनिवार देर रात एक बहुमंजिला इमारत के लिए 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था कि तभी अचानक जमीन धंसने लगी और इसी बीच एक तरफ से दीवार धंस गई और वहां काम कर रहे 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। मलबे में से सिर्फ एक मजदूर को जिंदा निकाला जा सका। गंभीर रूप से घायल इस मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और वहीं तेलंगाना में एक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। घटना आदिलाबाद जिले की है। यहां एक ट्रक और ऑटो रिक्शा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इससे ऑटो रिक्शा सवार कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसी बीच ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बंगाल के बर्धमान जिले में गंगा नदी में एक नाव डूबने की खबर है। नाव पर 150 लोग सवार थे। इनमें कई लोगों के डूब जाने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। खबरों के मुताबिक नाव की क्षमता 60 से 70 लोगों की थी, लेकिन इसमें कुल क्षमता से 2 गुने लोग सवार थे। बिहार और झारखंड में 2 पत्रकारों की हत्या की चौतरफा निंदा हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इन हत्याओं की निंदा करते हुए मामले की जांच की बात कही है। वहीं बीजेपी और एलजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जेडीयू ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पत्रकार राजदेव रंजन के घर से आने वाली चीखें थमने का नाम नहीं ले रही। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बेहाल है। कहीं आंसू हैं तो कहीं पथराए हुए चेहरे। राजदेव के घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में मातम पसरा है। शुक्रवार को राजदेव रंजन की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उनकी हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो एक खबर की खोज में निकले हुए थे। कोई दुश्मनी थी, हम लोग अचानक पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग गए फौरन हॉस्पिटल में, तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गया है। महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। दलितों की बेटी कहते हैं कि मां इज्जत जो है सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए और घटना की सीबीआई की जांच हो। सीवान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कौन लोग हैं, उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। और जब से सरकार बनी है तब से लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। इसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू ने हत्या की निंदा करते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया है। कानून के राज के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब, उसके लिए जितनी भी मेहनत, जितनी भी ताकत लगाना पड़ेगी वो सब करेंगे। हत्या के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो अंदेशा भी है, जो अभी तक सूत्रों से स्पष्ट हुआ है, उसके आधार पर 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 2 लोगों को इस कांड में पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। वहीं झारखंड में पत्रकार के हत्यारों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। लगातार यहाँ हत्या हो रही है, बिल्कुल मुख्य दर्शक है और मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा और डीजीपी से। अब डीजीपी वाले लोग बताएं कि इसकी हत्या क्या हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी पत्रकारों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की है। राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? अगर हम आम नागरिक की सुरक्षा करते हैं तो पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी कौन सुरक्षा करेगा? शुक्रवार की शाम को बिहार के सिवान जिले में दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं झारखंड के चतरा जिले में गुरुवार को एक स्थानीय समाचार चैनल में काम करने वाले पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह को गोली मार दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूखे के हालात पर चर्चा के लिए झारखंड और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की। सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के जरिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री को राज्य के ताजा हालात से अवगत कराया। सूखे और जल संकट की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री इससे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र ने राज्य में सूखे से निपटने के लिए केंद्र से अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए की मांग की है, तो उत्तराखंड कैबिनेट ने केंद्र सरकार से राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत ही अच्छा झारखंड के हित में, ये जो झारखंड लगातार 10 वर्षों से सुखाड़ का सामना कर रहे थे, उन संदर्भ में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई और राज्य सरकार क्या क्या कर रही है, ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। उत्तराखंड सूखा राज्य घोषित किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को किया गया है, तो वही हालत यहाँ की है, उसे घोषित किया जाए। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है और सबसे ज्यादा फोकस इसी पर था। और चित्रकूट के पाठा इलाके के लिए सूखा या जल संकट कोई नया शब्द नहीं, लेकिन इस बार के सूखे ने सभी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पाठा देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, जहां लोग भीषण गर्मी में भी दूर दराज का सफर करके पानी लाते हैं। देखिए राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। ये बुंदेलखंड का पाठा इलाका है। यहाँ पानी के संकट से लोग परेशान हैं और जानवर बेहाल। इलाके में पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की कहावतों में एक मटकी पानी की कीमत को जान से ज्यादा बताया जाता है। लगातार पड़ रहे सूखे से भारी तबाही का आलम है। गरीब और आदिवासी तबके भीतर तक हिल गए हैं। साल भर हो गए, अबे तक पानी यहाँ नहीं आवा। अब पानी आवा लाग है, टंकरों से आवा लाग है, 2-4 रोज से। हाँ, यहाँ नहीं आवा साहब। कुछ बात सरकार से कहे चाहती ना? हाँ साहब, कहा जरूर गए, पर कोई सुनाई नहीं आए। कभी पूरे चित्रकूट की प्यास बुझाने वाली मंदाकिनी नदी आज खुद पानी के लिए मोहताज है, जिसकी वजह से यहाँ की धरती भी दम तोड़ रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए टैंकरों का इंतजाम तो किया गया, लेकिन ये मदद नाकाफी है। जिलाधिकारी एक तरफ दावा कर रही हैं कि उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें मॉनसून का इंतजार भी है। ये उम्मीद की जा रही है कि जून में, मिड जून के बाद बारिश अच्छी हो जाएगी। तो आपके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों को अच्छे तरीके से खाने का और पीने का कोई भी प्रॉब्लम रहे ना, सब जल की उपलब्धता बनी रहे। 3 साल के सूखे और नेताओं के वादे दोनों ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है। राज्य हो या केंद्र, कहने को तो हर कोई बुंदेलखंड पर खास नजर रखता है, लेकिन राहत पहुंचती दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री 2 बार लगातार दौरा किए हैं, काफ़ी उन्होंने भी यहाँ हमदर्दी दिखाई बुंदेलखंड में, ना उनके भी अभी तक कोई ना उनका कोई वादा पूरा हुआ ना हो रहा है।
10 लाख की आबादी वाले चित्रकूट में सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को ही सूखा राहत का हकदार मान रही है, लेकिन असल में ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। पानी की चाह में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहने को तो भगवान राम ने अपने बनवास के 12 साल पाठा में ही काटे, लेकिन पाठा के लोगों का पानी का बनवास कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्रकूट का पाठा इलाका जल संकट और सूखे के नाते भारी तनाव से गुजर रहा है। ये देश के पिछड़े इलाकों में पहले ही शामिल रहा है, लेकिन इस बार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उनको खेती में घाटा उठाना पड़ा है और जो मुआवजा मिला है उसे कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, पाठा, चित्रकूट। इधर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बुंदेलखंड के भयावह सूखे और जल संकट का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी है। उसके सीधे लक्षण दिखने लगे हैं। सिर्फ फसलों की भारी बर्बादी हो रही है। इस मसले पर भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान दतिया के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SP तिवारी से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने बातचीत की। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बड़ा भारी जल संकट हो रहा है। यहाँ भी बहुत सारे परंपरागत पुराने तालाब वगैरह रहे हैं जो कभी सूखते नहीं थे, वो भी सूख रहे हैं। एक मोटे तौर पर बात आ रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तमाम इलाकों में। क्या आप लोगों ने इस इलाके में भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ लक्षण यहाँ नजर आ रहे हैं? हाँ, जलवायु परिवर्तन में पहली चीज़ तो ये कि गर्मी जो है बढ़ रही है। दूसरा, हमारी बहुत जो खास तौर से यहाँ की एक मूल वनस्पति है जिसको हम लोग पलाश नाम देते हैं। पिछली बार हमने अनुभव किया कि ऐसा कहा जाता है कि भाई होली के मौसम से पहले इसको फूलना चाहिए, पर पिछली बार हमने देखा कि होली बीत जाने के करीब 1 महीने बाद जो है इसमें फूल आया। तो ये एक मौसम परिवर्तन का लक्षण है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, उसमें इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। दूसरा, हमारा जो बरसात हो रही है उसमें भी जो है हम देखें कि लगातार या तो खंड वृष्टि की स्थिति बन रही है, कभी अगर टोटल बरसात ज़्यादा भी हुई उसके बावजूद भी जो है बीच बीच में 18-18, 20-20 दिन के गैप आ जाते हैं। उसकी वजह से फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए इसमें सर जो सबसे पहली मुख्य बात है जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार इस पर सब्सिडी भी किसानों को दे रही है कि गहरी जुताई इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि पानी का संधारण तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ दूसरे भी उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उज्जैन के निनौरा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का कल समापन हो गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ घोषणा पत्र जारी भी किया। घोषणा पत्र में 51 विचार बिंदुओं को शामिल किया गया है। उज्जैन के निनौरा में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हजारों साल पुरानी संस्कृति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ और कुंभ देश को एकरूपता में समेटने का प्रयास करता है। विश्व जिस बात को जिस भाषा में समझता है, जिस तर्क से समझता है, जिस आधारों के आधार पर समझ पाता है, वो हमें समझाने का प्रयास इस चिंतन मनन के द्वारा तय करना पड़ेगा। ये जब हम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस महान देश की सदियों पुरानी ये विरासत वो सामाजिक चेतना का कारण बन सकती है, युवा पीढ़ी के आकर्षण का कारण बन सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने श्रीलंका के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में भारत के योगदान की सराहना की। Our relationship will enhance and also blossom in the future. In addition, I appreciate the keen interest and commitment India has exhibited in socio-economic development in Sri Lanka. श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ घोषणा पत्र भी जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। समापन कार्यक्रम में भूटान, मलेशिया, नेपाल समेत कई और देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और असम के तेजपुर में चल रहे ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का कल दूसरा दिन था और इस दौरान यहां युवा फिल्मकारों ने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री मेकर्स से वाइल्ड लाइफ फिल्म तैयार करने के गुर सीखे। साथ ही पेशेवर फिल्मकारों ने फिल्म शूटिंग से लेकर उसके बाजार से जुड़े पहलुओं पर अपनी बेबाक राय रखी।
ग्रीन हब फेस्टिवल के दूसरे दिन वाइल्ड लाइफ फिल्म निर्माण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। फिल्म निर्माताओं ने युवा फिल्मकारों के साथ अनुभव बांटे। इससे पहले फेस्टिवल में कई वृत्त चित्रों की समीक्षा भी हुई। कि हम लोग compete कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। अगर हमें स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें टेलीविजन स्पेस चाहिए, हमें सिनेमा हॉल में स्पेस चाहिए। हाँ, जैसे पहले हुआ करता था, फीचर फिल्म के पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जबकि हम फिल्म बना लेते हैं लेकिन डिसेमिनेशन नहीं होता है। सो मेन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन। शनिवार को इस कार्यक्रम में कई वन अधिकारियों ने भी शिरकत की और फिल्मकारों की परेशानियों से सहमति जताई। जंगलों पर नजदीक से नजर रखने वाले इन अधिकारियों का मानना है कि अगर फिल्मकारों से जुड़ी जानकारी का कोई सूचना तंत्र तैयार किया जाए तो इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि हम किसको कांटेक्ट करें, हम किस फिल्म मेकर को कांटेक्ट करें कि वो फिल्म मेकर जो है वो हमारे यहाँ आए और हमारे पार्क में वो फिल्म करे। वो हमें मिलना मुश्किल होता है। हमें ये भी नहीं पता लगता है कि यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड एरिया में कितनी फिल्म्स बनी है या यहाँ पे कितने यहाँ पे हुई हैं पहले। अगर वो मिल जाती है तो उसकी कॉपी भी जो है वो ओरिजिनल कभी नहीं मिलती है। कार्यक्रम में इस बात की भी मांग उठी कि पूर्वोत्तर के वन्य जीव स्थानों को काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ अभयारण्य की तरह विकसित किया जाए। अगर ऐसा होगा तो जंगल और जीव दोनों को बचाया जा सकता है। फिलहाल भारत में वेस्टर्न घाट, सुंदरबन और काजीरंगा समेत 7 जगहों को ये दर्जा हासिल है। That people should understand that if you have a biodiversity richness, how it is linking to your life, what is its contribution in terms of ecological services or direct benefits to you, and having realized that this is beneficial, they automatically have a urge to protect it and use it wisely, and this should be the purpose. ग्रीन हब फेस्टिवल में इन युवा फिल्मकारों को न सिर्फ तारीफ मिल रही है बल्कि लोग जंगल और जीवों को बचाने के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तेजपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान सरकार ने ये कहा है कि तालिबान के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इसके लिए आतंकी संगठन को हथियार डालने होंगे। अफगानिस्तान के सीईओ अब्दुल्लाह ने शनिवार को कहा कि तालिबान ने गलत रास्ता चुना है और उसे देश के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि तालिबान का शांति की प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है। और अमेरिका ने कहा है कि वो मई और जून के महीने में अवैध रूप से अमेरिका में घुस आए लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत उन सैकड़ों विदेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। यह अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है। और इस बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि जो लोग 1 जनवरी 2014 के बाद अमेरिका में अवैध रूप से आए हैं उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। इस अभियान के तहत अब तक 121 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और नाइजीरिया के अबुजा शहर में शनिवार को एक क्षेत्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अफ्रीकी देशों में आतंकी संगठन बोको हरम के बढ़ते प्रभाव में चिंता जताई गई। सम्मेलन में अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने शिरकत की। शनिवार को आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भी शिरकत की। इस मौके पर ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि बोको हरम और आईएस जैसे संगठनों के बीच बढ़ती दोस्ती पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। The growing cooperation between Daesh in the Middle East and Boko Haram in this region is a growing threat. As Daesh faces increasing pressure in its heartland in Syria from the international coalition, there is the real risk that it increases its efforts in support of Boko Haram here in Nigeria and across the wider region. सम्मेलन में बोको हरम से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही उन वजहों को तलाशने की कोशिश की गई जिनकी वजह से अफ्रीकी देशों में बोको हरम जैसे आतंकी संगठन को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिला। We can't win without good schools and hospitals, good vocational training and good jobs, especially for young people, boys and girls. Good governance against corruption, good tribunals with a guarantee of no impunity and justice for all. अफ्रीकी देशों में बढ़ती हिंसा और बोको हरम के बढ़ते हुए असर ने दुनिया भर की चिंताओं में इजाफा किया है। नाइजीरिया समेत कई देशों के बड़े हिस्से पर बोको हरम का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतदान कल, तैयारियां पूरी। चुनाव प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघन की वजह से तमिलनाडु की अरावकुरुची सीट पर मतदान टला। 23 मई को होगा मतदान। AIADMK प्रमुख जयललिता और DMK प्रमुख करुणानिधि को चुनाव आयोग का नोटिस। घोषणा पत्र में दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप। SBI के थे तमिलनाडु में पकड़े गए 570 करोड़ रुपए। GST पर कांग्रेस से सहयोग नहीं मिला तो मॉनसून सत्र में कराया जाएगा मत विभाजन। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। साथ लाने के लिए बातचीत की कोशिशें जारी। सूखे से निपटने को लेकर केंद्र ने राजस्थान के लिए 1345 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को दी मंजूरी। महाराष्ट्र ने मांगे अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड को सूखा पीड़ित राज्य घोषित करने की मांग। और घरेलू काले धन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा 1 जून से शुरू। 45% कर और जुर्माना देकर बचने का मौका। आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत नहीं होगी ऐसी घोषणाओं की जांच। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।